गांधी विशाखापट्टनम से मद्रास जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो पायलट कैप्टन चंदोक ने पाया कि विमान की संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है। राजीव चेन्नई जाने का विचार त्याग गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। टेलीग्राफ अखबार के लिए काम करने वाले रशीद किदवई बताते हैं, राजीव गांधी बहुत थके हुए थे, लेकिन उनको एक एहसास था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर के कैंपेनिंग करनी चाहिए। उनको विशाखापट्टनम से चेन्नई जाना था, तो चेन्नई जाने के लिए जो एयरक्राफ्ट था उसमें कोई टेक्निकल स्नैग आ गया, तो राजीव गांधी वापस आ गए और उमा गजपति राजू जो विशाखापट्टनम से इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने राजीव गांधी के लिए कुछ खाना, इडली और रसम वाला पिज्जा वगैरह भी भेजा। लेकिन राजीव गांधी जब सर्किट हाउस जा रहे थे तो पीछे मोटरसाइकिल पे एक पुलिस वाला आया और उसने कहा कि नहीं आपका जहाज ठीक हो गया है, तो वो वापस चले गए। और उसमें वो खाना जो उन्हें भूख लगी थी तो था, वो जब जहाज में बैठे तो उन्हें पता चला कि खाना तो गाड़ी में ही रह गया। तो इस तरीके से वहाँ काफी इस तरीके की बदइंतजामी थी और राजीव गांधी की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता होने की वजह से उन्होंने वहाँ मद्रास और श्रीपेरुम्बदूर जाने का फैसला लिया। मद्रास के लिए विमान ने 6:30 बजे उड़ान भरी। राजीव खुद विमान चला रहे थे। जहाज ने ठीक 8:20 पर लैंड किया। वो एक बुलेट प्रूफ कार में बैठकर मार्गाथम, राममूर्ति और मोपनार के साथ श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए। 10:10 पर राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर पहुंचे। पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव ने महिलाओं की तरफ रुख किया। तभी 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला एक धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता और इस समय डेक्कन क्रॉनिकल की बेंगलोर की स्थानीय संपादक नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। 2 मिनट भी नहीं बात किया और वो बॉम्ब फटी मेरे आंखों के सामने। और मैं व्हाइट तो कभी नहीं पहनती। उस दिन रश में मैंने साड़ी निकला मेरी आंटी के कबर्ड से और पहन के आई, और मेरा साड़ी के ऊपर आज तक सच हॉरिबल फीलिंग, साड़ी के ऊपर ब्लड था, कुछ और था। द फैक्ट दैट वी सर्वाइव्ड I think is a miracle, minor miracle, क्योंकि हमारे सामने जो भी थे वो सब मर गए थे। Good evening. The former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi has been assassinated. He and at least 14 other people were killed by a bomb at an election rally in the town of Sriperumbudur outside Madras in the southern Indian state of Tamil Nadu. ब्लास्ट का आवाज तो बहुत पहले एक पट 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 ऐसे जैसे फायर क्रैकर्स होते थे ना, ऐसे लगा जैसे। फिर उसके बाद एक बड़ा सा वूश हुआ और फिर फटा वो। आई हैड जस्ट कवर्ड द गल्फ वॉर। मैं तो कुवैत में थी जब अमेरिकन ट्रूप्स थे लिबरेट कर रहे थे कुवैत, तो मुझे पता था कि ये छोटा बॉम्ब नहीं है, ये बड़ा बॉम्ब है। तो मैं आगे निकली टुवर्ड्स द बॉम्ब साइड, तो पूरा कपड़े, people were in flames, चीख रहे थे, it was complete mayhem, can't describe it, it was like panic। हमको पता नहीं था ना कि राजीव गांधी मर गए कि नहीं मर गए, क्या हुआ। इस हादसे के ठीक 5.5 घंटे बाद बीबीसी के विश्व भारती कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। काफी लोगों से दबाव आया तो मैं आया। मुझे लगा था कि एक जरूरत थी, एक वैक्यूम सा बन गया था। बीच में बहुत कहा गया, कुछ लोग कहते थे कि हारेंगे तो भाग जाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि हारेंगे तो सरकार को फिर भी सत्ता को पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये सब कहने वालों की बातें थी, इनमें सच्चाई बहुत कम थी। समाचार आपने सुना कि राजीव गांधी नहीं रहे। एक अविश्वसनीय समाचार, लगा जैसे कोई झूठ बोल रहा है। अभी परसों की बात है जब मतदान का पहला दिन था और राजीव गांधी ने अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में अपना मत डालकर लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की थी। लेकिन कल वे स्वयं किसी आतंकवादी की अनास्था का निशाना बन गए। श्री पेरम्बदूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के 3 चोटी के नेता जी.के. मोपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था
उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता के पैरों पर गिर चुका था, जो स्वयं अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बाद में जी के मोपनार ने एक जगह लिखा, लोग दौड़ने लगे। मेरे सामने शत विशत शव पड़े हुए थे। राजीव के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता जिंदा थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाए और मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, मानो वो राजीव गांधी को किसी के हवाले कर देना चाह रहे हों। मैंने उनका सिर उठाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मांस और खून ही आया। मैंने तौलिए से उन्हें ढक दिया। मोपनार से थोड़ी ही दूर पर जयंती नटराजन अवाक खड़ी थी। सारे पुलिस वाले मौके से भाग खड़े हुए। मैं शवों को देख रही थी, इस उम्मीद के साथ कि मुझे राजीव न दिखाई दे। पहले मेरी नजर प्रदीप गुप्ता पर पड़ी। उनके घुटने के पास जमीन की तरफ मुंह किए हुए एक सिर पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, दिस लुक्स लाइक राजीव। वहीं खड़ी नीना गोपाल आगे बढ़ती चली गईं, जहां कुछ मिनटों पहले राजीव गांधी खड़े हुए थे। मैं सामने गई, जो जितना भी सामने जा सकती थी, और मैंने उसका बॉडी देखा। मैंने शूज देखा उनका, और उनका हाथ देखा। वो एक गुच्ची वॉच पहनते थे, और गुच्ची का वॉच मेरे मुंह के सामने था, जहां मैं बैठ के इंटरव्यू कर रही थी गाड़ी के अंदर। उसका हाथ मेरे बिल्कुल मुंह के सामने, वो हाथ मैंने देखा। और फिर ऑफ कोर्स हमने मुपना साहब को देखा, जयंती नटराजन को देखे, तो मुझे लगा कि कुछ बहुत हादसा हुआ है। और मरे कि नहीं मरे ये नहीं पता था ना उस वक्त, तो बॉडी देखा मैंने। और फिर वेरी स्ट्रेंजली ये राजीव गांधी के ड्राइवर हमको पकड़ा और उसने कहा कि मैं तुमको लेके जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है। इसने कहा अगर आप यहाँ ठहरेंगे तो यहाँ बहुत गड़बड़ होने वाला है, तो आप निकले। तो ऐसा दिन में हम थोड़ा देर निकले, और कुछ एम्बुलेंस ऐसा एक गाड़ी आया और उनको लेके जाते वक्त हम फॉलो किए और एम्बुलेंस और निकल गए। लगभग उसी समय राजीव के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज अपने चाणक्यपुरी के घर में घुसे ही थे कि उनके टेलीफोन की घंटी बजी। सोनिया गांधी पर किताब लिखने वाले रशीद किदवई ने बीबीसी को बताया, जब वो चाणक्यपुरी अपने घर पहुंचे तो उसी वक्त उनके पास फोन आया, कोई बहुत बुरी खबर है। तो वो फौरन वापस जो थे 10 जनपद पर आ गए। उस वक्त तक सोनिया गांधी को भी किसी ने खबर करी थी, तो उन्होंने उनसे इंटरकॉम पे फोन करके पूछा जॉर्ज से। तो जॉर्ज उस वक्त जो थे वो नलिनी चिदम्बरम, जो पी चिदम्बरम की वाइफ है और वो कांग्रेस फैमिली से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात कर रहे थे। सोनिया गांधी होल्ड करती रही, फोन रखा। उसके बाद दूसरा फोन आया जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का था, जो चेन्नई से आया था, और उसने एक तरीके से जॉर्ज को इस बात की कंफर्म कर दिया कि बम का धमाका हुआ है और वो अब जिंदा नहीं है। इस चीज को सुन के बिल्कुल जॉर्ज जो थे घबरा गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद वो दौड़ते हुए, क्योंकि 10 जनपद जो थोड़ा बड़ा, एक उसमें बाहर जो प्राइवेट सेक्रेटरी का रूम है और घर है जो थोड़ा दूर है, 10-20 गज के फासले पर है। तो जॉर्ज को कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए सोनिया गांधी ने नहीं सुना था। वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैडम मैडम। इस बीच उनके पास भी फोन आ चुका था, कुछ खास बात नहीं पता चली। लोगों ने ऐसी फोन करके पूछते हैं कि क्या सब खैरियत है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो ये मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। उधर से सोनिया गांधी आया और उन्होंने बहुत एक तरीके से सख्ती से जॉर्ज से पूछा कि मुझे बताओ क्या बात है, क्या हुआ। तो जॉर्ज कुछ बस नजरें झुकाए रहे। तो उन्होंने उनसे ये पूछा कि इज ही अलाइव, क्या वो जिंदा है। जॉर्ज की खामोशी जो थी उसने सोनिया गांधी को बिल्कुल बेकरार कर दिया और जोर जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और बिल्कुल से कहते हैं ना अपना आपा खो बैठी। और वो खुद अस्थमे की मरीज है। तो वो ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया। डॉक्टर कार्तिकेयन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, First breakthrough was, yes, you can see those 10 photographs from Haribabu's camera. But then there were many other leads followed later on the telephone call. आप कह सकते हैं हमारी पहली सफलता थी हरी बाबू के कैमरे से उन 10 तस्वीरों का मिलना। हमने आम लोगों से सूचनाएं लेने के लिए अखबार में विज्ञापन दिया और एक टोल फ्री नंबर भी दिया। हमारे पास कुल 3-4 हजार फोन कॉल आए। हर एक कॉल को गंभीरता से लिया गया। हमने चारों तरफ छापे मारने शुरू किए और जल्द ही हमें सफलता मिलनी शुरू हो गई। पहले दिन से ही मैं इस काम में बिना किसी आराम के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन लगा रहा। मैं रोज रात 2 बजे काम के बाद
कुछ घंटे की नींद के लिए गेस्ट हाउस पहुंचता था। सारी जांच 3 महीने में पूरी हो गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में समय लगा। लेकिन हत्या की पहली वर्षगांठ से पहले हमने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कुछ